हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 80। इससे पहले 79 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर लीजिए। आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे हर एग्ज़ाम में जो कि इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसियाँ आती है उनमें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके पास जितने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल जाए, वो भी आंसर दे पाए लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, रट लेना इस क्वेश्चन को। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल है, क्या है दोस्तों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज। बताइए कौन सा आंसर होगा। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल कौन सा होता है? आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती होता है, या आवेश की मात्रा के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा विपरीत बोलते हैं जिसको हम, या आवेशित कणों के आकार के पूर्णतया समानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मतलब अब थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा अपने आप आपके। यानी आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती होता है, क्योंकि दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल की बात की गई है यहाँ पे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यानी उनके बीच की जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। इसलिए एक फॉर्मूला होता है इसका, वो आपको ध्यान रखना है। एफ बराबर में 1/4 पाई और सिग्मा जीरो से व्यक्त किया जाता है। और उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है Q1 Q2। ये Q है दोस्तों, Q1 Q2 बटा में D की स्क्वायर। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे क्या होता है। सॉरी। तो दोस्तों, Q1 Q2 बटा में D की स्क्वायर, यानी Q1 और Q2 क्या है? आवेश की मात्रा है। यानी आवेश की मात्रा क्या होगी? Q1 और Q2 ये दोनों हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो आवेशित कणों की बात की गई है, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी उसको हमेशा D से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला तैयार होता है। समझ में आ गया आप सभी को। Q1 Q2 बटा में हो जाएगा D की स्क्वायर। समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण रहता है कूलाम्ब बल, न्यूक्लियर बल, परमाणुीय बल, या कूलाम्ब बल और न्यूक्लियर बल दोनों। बताइए कौन सा आंसर होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है, कौन सा बल रहता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कूलाम्ब बल रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशित बिंदुओं के बीच बल आवेशों की जो सामर्थ्य होती है उसके गुणनफल के सीधे समान अनुपात में होता है। समझे आगे होगा आप जी को। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो कूलाम्ब बल के कारण होता है। पहली बात तो ये नोट कर लो जो इस क्वेश्चन में बताई गई है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशित बिंदु होते हैं उनके बीच बल होता है, वो जो आवेश होते हैं जिसको कूलाम्ब बोलते हैं, तो उनके सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समान अनुपात में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग क्या कहलाता है? विश्रांति समय, या धारा घनत्व, या विभवांतर, या इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। बताइए कौन सा आंसर होगा। ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार मेट्रो में पूछा गया है, DMRC में, नोएडा मेट्रो में, यानी मेट्रो का हर एग्जाम होता है उनमें भी आया हुआ है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त जो बहाव वेग होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर सिंपल भी है उतना ही। बताइए कौन सा आंसर होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। यानी प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर जो प्राप्त बहाव वेग होता है वो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता, जिसको माइक्रो से प्रदर्शित किया जाता है। बराबर में हो जाएगा वी डी बटा में ई, यानी एनर्जी, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझे आगे आप इसी को, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों मीटर स्क्वायर वेग प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वेग सेकंड, यानी ये इसका यूनिट होती है मोबिलिटी की। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। 120 कूलम आवेश को 5 वोल्टेज से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 जूल, 600 जूल, 4.8 जूल या 24 जूल। 120 कूलम आवेश को 5 वोल्टेज से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बात की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए W बराबर में QV रख दीजिए मान। कूलम कितना देर का है? 120, वोल्टेज कितनी है? 5, मल्टीपल कर दीजिए। क्या आंसर है दोस्तों? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, एक चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का मान है वो वोल्ट में ज्ञात करना है आपको। यदि चालक की चालकता है वो 0.4 सीमेंस है और प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा का मान है वो 8 एम्पियर है। बताइए कौन सा आंसर होगा फटाफट। एक चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का मान है वो वोल्टता में आपको बताना है। यदि चालक की जो चालकता है वो 0.4 सीमेंस दे रखी है और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर है, तो बताइए फटाफट कैसे होगा ये। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस बराबर 1 बटा चालकता। तो चालकता कितना दे रखा है? 1 बटा में चालकता कितना यहाँ पे 0.4, ये देखिए 0.4 सीमेंस हो गया। 1 में 0.4 का भाग दोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2.5 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद में वोल्टता हमें ज्ञात करनी है। IR हो गया। I मतलब धारा कितनी है हमारे पास? 8 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना आया? 2.5, मल्टीपल कर दीजिए, कितना आएगा? कौन सा आंसर होगा? बी, यानी 20 वोल्ट। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 40 वाट 60 वाट के 2 उद्दीप्त लैंप 230 वोल्टेज की श्रेणी में कनेक्टेड है, यानी सीरीज में लगे हुए हैं, तो कौन सा अधिक चमक से जलेगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा चमक कौन से बल्ब की पैदा होगी। 2 बल्ब है 40 वाट और 60 वाट के, दोनों सीरीज में जोड़े गए हैं। सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 230 वोल्टेज। तो बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वह हमेशा ज़्यादा चमक उत्पन्न करेगा। कैसे करेगा ये तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सुन लीजिए, क्योंकि जैसे मान लो 2 रजिस्टर श्रेणी में जुड़े हैं तो उसमें धाराओं का मान समान होगा, और किसी बल्ब की पावर हानि जो कि I²R की तुल्य होती है, ये तो पता है आपको। इसलिए वह बल्ब तेज जलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वह बल्ब तेज जलेगा। समझे आ गया इतना। और पावर रेटिंग जिसकी कम होगी वो
समझिए आगे होगा आपसी को, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और पावर रेटिंग कम होगी। पावर रेटिंग कम होगी तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है तभी तो पावर इसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब जिसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और कम पावर होगी तो वही तेज जलेगा। समझिए आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, दबाव पर, तापमान पर, प्रदीपन की मात्रा पर या अनुभागीय क्षेत्र का आकार, किस पर निर्भर करती है? चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है गाइस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेम्परेचर पर करती है, यानी तापमान पर। कैसे करेगी? यानी चालक की प्रतिरोधकता हमेशा तापमान पर निर्भर करती है और तापमान परिवर्तन होने पर या जो तापमान है उसमें बदलाव होने पर चालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है उसके मान में भी परिवर्तन आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है आर टी बराबर में हो जाएगा R0 और ये इसका होता है फॉर्मूला 1 + अल्फा 0 टी, यानी समय उसका। समझें आगे होगा उसी को, ये फॉर्मूला भी साथ में रख लेना। टी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और 50 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो हमने 50 लिखा है यहाँ पे, तो 50 का मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, वो भी प्रति डिग्री सेल्सियस में। प्रति डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ताप गुणांक किसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध ताप गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, अल्फा 0 से, जो यहाँ पे किया गया है। समझे आगे होगा आपसे को। और टी से किसको किया था हमने, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट निकाल के बताइए जो भी निकाल सकता है। क्रमशः 500 वाट और 200 वाट शक्ति वाले दो बल्ब 250 वोल्ट पर निर्धारित हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर देखते हैं आप कर पाते हो क्या। आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा अगर आप करोगे तो, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं गाइस। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है, P1 यानी पावर, 2 पावर दे रखी है, एक P1 500 कर लीजिए और P2 कर लीजिए 200। समझ में आ गया होगा इतना तो। और V1 और V2 कितना करोगे, 250, मतलब 2 बल्ब है 250 वोल्ट पे कार्य करते हैं, तो V1 बराबर में हो गया V2 के, यानी दोनों सेम ही है, चाहे V लिख दो सीधा, वो क्या है 250 वोल्ट। समझिए आगे होगा इतना तो आपको। सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे, यानी पहले वाले का इसका। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सूत्र रखना है। जैसे मान लो इसका सूत्र होता है R बराबर में V² बट्टा में P से। तो R1 का निकालेंगे, R1 का निकालेंगे तो V² बट्टा में P1 हो गया। ऐसे ही हमें दूसरा भी सूत्र रखना पड़ेगा R2 का निकालने के लिए। R2 बराबर में V² बटा में P2 का, इसमें P2 का मान रखा जाएगा, जिससे कि R2 निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हमने रख दिया। अब हम रखते हैं दोनों को एक साथ, यानी दोनों फॉर्मूलों को एक साथ रखते हैं, फिर आपके आ जाएगा समझ में, बिल्कुल सिंपल सा। उसके लिए क्या होगा, R1 बटा में हो जाएगा R2 के, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ मिलाएंगे तो बराबर में P2 बटा में हो जाएगा P1, यानी वो विपरीत हो जाएगा उसका। समझे आगे होगा आपसे को। तो गुणा में हो जाएगा V1 मान लीजिए, या सीधा VV लिख दीजिए, और इनकी हो जाएगी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब डबल फॉर्मूले थे, दोनों के अंदर हमने ऊपर देखा था V की स्क्वायर था, मतलब R बराबर में V की स्क्वायर बटा में P, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये स्क्वायर ये आ गई और ये आ गया V इक्वल यहाँ पे, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों को एक साथ हमने मिलाया है। तो रख दीजिए मान, R1 बटा में R2 निकालना है, तो R1 बटा में R2 बराबर में क्या है P2। P2 कितना है हमारे पास 200, और P1 कितना है
500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, गुणा में 250 बटा में 250। 250 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है, इनकी थी स्क्वायर, इनको काट दो, 250 से 250 आया कितना यहाँ पे, और इसको स्क्वायर किया, मतलब ये मान आ गया, कैंसिल हो गया सारा, 250 से 250 कट गया, गुणा में। अब देखिए यहाँ पे R1 और R2 कितना बचा, 2 जीरो से 2 जीरो काटी तो R1 बच गया हमारे पास 2 और R2 कितना बचा 5, तो मतलब 2:5। पूछा किसका है, R1 R2 यानी प्रतिरोधों का अनुपात। समझे आगे होगा आप सभी को। जिस भी कैंडिडेट को समझ में ना आए ना, तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा बैक करके ज़रूर देख लेना, दोबारा से ध्यान से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा मैंने कैसे ये फॉर्मूले यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति सेकंड के, 1 न्यूटन सेकंड के, 1 जूल प्रति कूलाम के, या 1 जूल कूलाम के। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको ध्यान से देखा करो। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर है, 1 न्यूटन प्रति सेकंड के, 1 न्यूटन सेकंड के, मतलब यहाँ पे प्रति लग गया, यहाँ पे प्रति लग गया, ये नॉर्मल टाइप में आ गया। बताइए कौन सा आंसर होगा फटाफट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैसे होगा, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के। हमेशा वोल्टता बराबर होता है किया गया कार्य, जिसको वर्क बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं, और आवेश की मात्रा, बटा में हो जाएगा आवेश की मात्रा यानी Q से लिखते हैं, यानी वोल्टता बराबर में W बटा में Q, और इसको किस में व्यक्त करते हैं, जूल प्रति कूलाम में, जूल प्रति कूलाम में। समझे आगे होगा उसी को। इसका मतलब 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। ये देखिए आ गया ना यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर। ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई किसके बराबर होती है, बताइए। 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 वाट प्रति घंटा के, या 1 किलोवाट प्रति घंटा के। ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई किसके बराबर होती है दोस्तों, 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, 1 किलोवाट घंटा की होती है हमेशा, प्रति घंटा की नहीं होती है कभी भी, क्योंकि जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर हम kWh में लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते kW प्रति h। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा kWh। समझिए आगे होगा आप सभी को। यानी ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई वो किसके बराबर होती है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी को यह टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके पास जितनी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जिसने भी अभी तक जियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं सभी, उनको फॉलो कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नया स्टूडेंट है, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस होती है। जिस भी कंटेंट ने पिछले टेस्ट नहीं देखे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे हमारे साथ, और ये जरूर बताना आपको ये क्लास कितने % अच्छी लगी, 100%, 90%, 80, 70, 50 या 10% या 0%। आप अपनी रेटिंग दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।